प्यारे बच्चों, हमने अगले चैप्टर में बात किया था, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था इनैंसियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। मतलब हमने ये बताया था आपको, इसके पहले हमने बात किया था क्या, इनैंसियोमर्स और क्या, डायस्टेरियोमर्स। ठीक, तो हमने बताया था इनैंसियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। हमने बताया था आपको इनैंसियोमर्स वे कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं और नॉट सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यही ना। हमने आपसे यही बात किया था कि इनैंसियोमर्स वे कंपाउंड होते हैं जो अपनी मिरर इमेज देते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, अगर एक मॉलिक्यूल आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसी का मिरर इमेज क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक, हमने बताया कि इनैंसियोमर्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता है, ठीक, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनैंसियोमर्स की क्या होती है, सेम होती है, जिससे हम उनको इजीली सेपरेट नहीं कर पाते। इनैंसियोमर्स के लिए मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होना चाहिए या तो 1 कायरल सेंटर, तभी हमारा इनैंसियोमर्स होगा। लेकिन डायस्टेरियोमर्स के लिए हमने बताया था मॉलिक्यूल न तो मिरर इमेज होते हैं ना नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, न तो मिरर इमेज होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और डायस्टेरियोमर्स होने के लिए कम से कम कायरल मॉलिक्यूल कितने कायरल सेंटर होना चाहिए, 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात हमने बताया था कि डायस्टेरियोमर्स को सेपरेट करना थोड़ा सा आसान होता है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन इनैंसियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब हमने दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमने लिया क्या, मीजो कंपाउंड। ठीक, तो मीजो कंपाउंड होते क्या हैं पहले समझ लीजिएगा। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, 2 कायरल सेंटर तो ठीक है हमारा, यहाँ भी कायरल है यहाँ भी कायरल है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण यह मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ये याद रखिएगा हर समय कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वह मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्यों होता है हम बताएंगे। जिससे दूसरा एग्जाम्पल हम कोई लें इसी में आपको इस तरह से दिखाएं, अगर इस तरह से दिखाएं, मान लीजिए आपका एक कायरल सेंटर बना रहे हैं हम, इसमें भी हमारा क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब हम इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कर रहे थे। ठीक, देखिए इसको जब हम 2 इक्वल, मतलब इसको जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जितना पार्ट इधर रहेगा उतना पार्ट इधर। ठीक, अब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है, अगर मान लीजिए आधा पार्ट मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आधा क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है ना, इसी कारण ये हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिएगा पहले मीजो कंपाउंड में मीजो कंपाउंड में द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 or more than 2 chiral center, 2 or more than 2 chiral center, but due to presence of plane of symmetry, it become optically inactive are called मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। फर्स्ट एग्जांपल इसको बना लीजिएगा, सेकंड इसको। ठीक, कह रहे हैं कि मीजो कंपाउंड वे होते हैं जिसमें क्या होता है, 2 कायरल सेंटर होता है, लेकिन यह मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि अगर हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का आधा पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आधा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक, नीचे से स्टार करके लिखा इसमें, स्टार करके द मीजो कंपाउंड, ऐसे इन मीजो कंपाउंड हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, हाफ मतलब आधा, हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स क्लॉकवाइज direction and another half part of molecule, rotate the plane of polarized light
रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सेम समान, सेम एक्सटेंट, मतलब कि अगर हमारा मालिक्यूल आधा क्या कर रहा है आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आधा क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों सेम मात्रा में रोटेट करेंगे। जितना ये क्लॉकवाइज जाएगा उतना क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जितना ये क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट क्या है 0। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा मालिक्यूल क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जिससे भाई हम आपसे बताते थे ना क्लॉकवाइज है, इसी का मिरर इमेज क्या आता था एंटी क्लॉकवाइज देता था, तो हम कहते थे आर था, ये क्या था एस था, लेकिन क्या ये ऑप्टिकली क्या होता था एक्टिव होता था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जितना एक क्लॉकवाइज कर रहा है उतना इसी मालिक्यूल में आधा पार्ट क्या कर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कैंसिल, इसलिए हमारा ऑप्टिकल क्या हो जा रहा है इनएक्टिव हो जा रहा है। ठीक है ना, नोट करके इसी में नोट करके लिखिएगा, नोट में नोट करके मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू internal compensation, due to internal compensation, मतलब मालिक्यूल में ही क्या इंटरनल कंपनसेशन के कारण, जैसे आधा क्लॉकवाइज आधा क्या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हमारा मालिक्यूल क्या हो जा रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जा रहा है। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ठीक है ना, तो अगर हम आपको कोई कंपाउंड दें, अगर पूछें क्या है हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो बस आपको इतना समझना क्या हमारे मालिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मालिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो वह मालिक्यूल हमारा ऑप्टिकली क्या होगा इनएक्टिव होगा। ठीक है ना, इतना ही बस इसमें मीजो कंपाउंड में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसका नाम क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट डाल लीजिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देख लीजिए, पहले समझ लीजिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। हमने कहा था आपने स्टीरियो कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक हमारा ऑप्टिकल एक्टिव था, दूसरा क्या था जियोमेट्रिकल था। तो ऑप्टिकल एक्टिव हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव हमारा खत्म होता है, यहीं से स्टार्ट क्या होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, मालिक्यूल कैसा होना चाहिए। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही मालिक्यूल शो करते हैं, वही मालिक्यूल हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, जिसमें बांड के अलांग क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। बांड में कैसा रोटेशन हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तब वो हमारा मालिक्यूल क्या शो करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, हम पढ़े हैं क्या फ्री रोटेशन, जैसे सिंगल बांड है, इसमें क्या होगा आपका खूब घुमाइए इसको आराम से क्या होगा फ्री रोटेशन करेगा ना, घूमेगा ये, तो इसमें क्या है फ्री रोटेशन। अगर हम इसी को डबल बांड कर दें, हम कहते हैं डबल बांड कर दें मालिक्यूल में, तो मालिक्यूल में हमारा फ्री रोटेशन नहीं होगा। मतलब हम कह दें आपसे कोई हमारा बांड है, मान लीजिए इस तरह के, ये डबल बांड है आपका, देखिए ये मान लीजिए डबल बांड है, इसमें आपका फ्री रोटेशन नहीं होगा। अगर एक को रोटेट करेंगे दूसरा क्या हो जाएगा टूट जाएगा, देखिए ब्रेक हो जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब फ्री रोटेशन नहीं होगा। अगर सिंगल बांड तो कैसा होगा रोटेशन आपका फ्री होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे ही आपने इसको डबल बांड में ले गए मालिक्यूल में, तो हमारा क्या होगा ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो मालिक्यूल वही हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें रोटेशन कैसा हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के लिए मालिक्यूल में या तो डबल बांड का होना जरूरी होगा, या तो हमारा क्या होगा डबल बांड, या तो आपकी क्या होगी साइक्लिक रिंग होगी। इसमें भी आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, क्यों? क्योंकि अगर इस रिंग को आप रोटेट करिए, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये वाली आपकी ब्रेक हो जाएगी, ये फ्री रोटेशन नहीं होगा। क्यों भाई, इससे जुड़ी है ना ये, तो इसमें भी फ्री रोटेशन हमारा नहीं होगा। और हमारा सिंगल बांड जो होता है उसमें क्या होता है बहुत आसानी से आप उसको क्या करते हैं नचा सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं फ्री रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन न तो डबल बांड में न तो हमारा साइक्लिक मालिक्यूल में ठीक फ्री रोटेशन नहीं होता। कैसा रोटेशन होता है रिस्ट्रिक्टेड
रोटेशन होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिसमें कैसा रोटेशन हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी एटम है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 एटम है, एक हमने स्टार माना इसको और इसको क्या माना, एच माना, करें जिनके एलांग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, इस बांड के एलांग हमारा क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। इस रिस्ट्रिक्टरी रोटेटरी जो एटम हमारा है, जहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक, यहाँ भी आपस में कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, इस तरह से। मतलब हम क्या देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपस में ग्रुप डिफरेंट है, ग्रुप मत कहिएगा आप लोग। ग्रुप अभी हम बताएंगे, बिना ग्रुप हम एक ही ग्रुप लगा के हम बता देते हैं कि हमारा सी से हमारा ट्रांस है, तो ग्रुप की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, जो बांड इस इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बांड की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके एलांग हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, जिस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रति एलांग जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी एटम पे जो दोनों एटम और ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ये भी कह सकते हैं। या हम इसे शुद्ध शब्दों में कहें, सही शब्दों में कहें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमारी सेम साइड आती है तो हम सिस कहते हैं, और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, अपोजिट, उसे क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूल में कैसा रोटेशन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। कैसा रोटेशन, आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तभी हमारा मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो पहले पॉइंट वाइज करके लिखेगा, स्टार करके द आइसोमेरिज्म which are arises due to restricted rotation about a bond in a molecule known as geometrical ORR cis ट्रांस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सिस और क्या, सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक, सिस आर ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्टार करके लिखिएगा, उसमें स्टार करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो बाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म shows by following compound पहला कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, हमने बताया पहला में कैसा कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, क्यों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस तरह से होगा आपका ना, ये सब ऐसे बनेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और एक आपका होता है क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये हमारा नहीं शो करता है, इसको हम बताएंगे, एक जगह बस शो करता है ये, और ये तीनों क्या करेंगे, हमारे इससे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमने बताया कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, दूसरा क्या, कंपाउंड कंटेनिंग क्या, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, सॉरी कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक रिंग लिखिएगा आप लोग, इसमें कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उस मॉलिक्यूल में होता है, किस मॉलिक्यूल में, या तो कंपाउंड में कैसा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। ठीक, या तो कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर हो आपका, साइक्लिक, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल में इसको बना लीजिएगा, एक ठे ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
फर्स्ट पॉइंट, दोज कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दोज कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट पॉइंट कंडीशन में दोज कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विच शोज, क्या लिखें, दोज कंपाउंड शोज फिर से लिख लिया इसको, दोज कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विच कंटेन restricted rotation about a bond in a molecule. दूसरी पॉइंट, those restricted rotatory atom contain different electron density. Those restricted rotatory atom contain different electron density. कह रहे हैं कि कंपाउंड हमारा वही शो करेगा जिसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, है ना। तो हमको इतना पता है, देखिए आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, हमको पता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस में होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में के बीच में होता है, कंपाउंड कंटेनिंग क्या, डबल बॉन्ड। अब कह रहे हैं पहली पॉइंट हमारी वही होगी, इन्होंने कंडीशन में कहा कि वही मॉलिक्यूल हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। दूसरी बात कि दोज रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी एटम, जैसे ये भी ये कार्बन में होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इस कार्बन में भी होगा हमारा, तो दोनों में कह रहे हैं कि इन दोनों कार्बन जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। ये जो ग्रुप और एटम जो जुड़े हैं यहाँ पे, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, डिफरेंट, है ना। इसी तरह से क्या यहाँ भी आपस में डिफरेंट, ठीक। फिर इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए, अभी हम बताएंगे इसमें इस तरह से ए बी, है ना। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सिस फॉर्म, और इसको फॉर्म को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड, तो क्या होगा, सिस, और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट साइड, तो क्या होगा, ट्रांस। दो ही इनका कंडीशन था कि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के लॉन्ग होता है, हमको पता है। दूसरी बात कि जहाँ पे हमारा जिस सेंटर पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है दोनों सेंटर पे, वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिफरेंट, और यहाँ भी डिफरेंट, या हम कह सकते हैं यहाँ भी ग्रुप हमारे क्या है, दोनों डिफरेंट, ठीक। यहाँ भी हमारा ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ तो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, कहीं कहीं आपको ग्रुप नहीं दिखेगा, केवल एक ही ग्रुप दिखेगा, तो उस केस में हम कैसे बताते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा इसका यही एक्सप्लेनेशन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बोलिए। क्यों, क्योंकि यह कार्बन और ए के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एक किसके बीच की है, कार्बन और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या हो गई, डिफरेंट। सेम कहानी यहाँ भी, अगर सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड तो सिस फॉर्म, और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट साइड तो ट्रांसफॉर्म, ठीक। इसको बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपसे बोले कि ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए क्या बताइए, ये हमारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ऐसे दिया हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहली बात, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के लॉन्ग होता है, या तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में होता है, तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। दूसरी बात हमने ये बताया था आपसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए इसको हमने अगर थोड़ा ओपन बनाई, इस तरह से बनाई, इसको बनाई स्ट्रक्चर को इस तरह से, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर इसके ऊपर भी होगा, ठीक। इसे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। यही तो है हमारा स्ट्रक्चर, इसी को हम आर बना दें। और इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, और यहाँ भी क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, सेम साइड, तो क्या बोलेंगे, सिस। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल है, और वहाँ पे आपको मिलता था, दोनों इस तरह से मिलते थे, ए और बी, दो ग्रुप दिखते थे आपको वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए यह ग्रुप एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर है, ठीक। तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड पेयर की, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, लोन पेयर की। तो आपस में क्या है, डिफरेंट है। आपस में ये बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों आपस में डिफरेंट।
यहाँ भी बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों आपस में क्या डिफरेंट, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर एक साइड तो सिस फॉर्म, और इसी का हम अगर बना दें इस तरह से आप लोगों के सामने, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कर दें, अपोजिट साइड, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं आप लोग। हमने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना 7, 2 और 5, इसकी बैलेंसी कितना होती है 3। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो 3 बॉन्ड तो बना जाए, 1 2 3 बना लिया, तो एक लोन पेयर यहाँ बचेगा और एक लोन पेयर यहाँ पे, और यही दोनों लोन पेयर हम यहाँ पे दिखा के इस तरह से बनाए, ठीक। तो सेम अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड तो सिस फॉर्म, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट साइड तो ट्रांसफॉर्म। क्यों, यहाँ पे लोन पेयर एक साइड थे, यहाँ पे लोन पेयर ऊपर है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखिए नीचे और यहाँ बॉन्ड पेयर कहाँ ऊपर, तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, हो जाएगा ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिए थोड़ा सा, अगर इसको हम आप लोगों के सामने थोड़ा इसी ग्राफ को ऐसे दिखाना चाहें, अगर हम आपको इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाना चाहें, थोड़ा कुछ बना के इस तरह से, देखिए नाइट्रोजन है ना, ये मान लीजिए मैंने इससे बनाया इसको, ये हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहे हैं, कुछ है नहीं है, ये लोन पेयर हमारा है, और हमने आपके सामने इसको बना दिया है कि ये हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये किसकी है, ये भी हमारे किसकी है हाइड्रोजन की। तो देखिए सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड तो क्या सिस, और इसी का हम क्या बना सकते हैं, देखिए सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अपोजिट साइड तो ट्रांस, क्यों, गुब्बारे दोनों देखिए अपोजिट हैं तो ट्रांस, और ये गुब्बारे दोनों एक तरफ हैं तो सिस फॉर्म। अब गुब्बारे कुछ है नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये सेम है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो एक साइड तो सिस फॉर्म और दोनों अपोजिट हो गए तो ट्रांसफॉर्म, ठीक। बना लीजिए इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक, ये हमारा है, और इसी का हम बना दें COOH, ठीक। ये हमारा क्या होता है मैलेइक एसिड, और ये क्या होता है हमारा फ्यूमेरिक एसिड, ठीक। ये मेल से याद रखिएगा मैलेइक एसिड, फीमेल से याद रखिएगा फ्यूमेरिक एसिड। क्यों, मेल सीधा होते हैं तो दोनों COOH कहाँ है एक साइड, और फीमेल टेढ़ी होती हैं तो दोनों OH कहाँ COH कहाँ है, एक ऊपर दूसरा कहाँ नीचे। क्यों भाई, देखिए दोनों सेम साइड तो क्या मैलेइक, और दोनों अपोजिट हैं तो फ्यूमेरिक। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या ये सिस है, ये कैसा दिख रहा है आपको सिस फॉर्म में, और ये कैसा दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो देखिए डबल बॉन्ड के दोनों जो डबल बॉन्ड पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, दोनों एटम ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या डिफरेंट, या दोनों एटम ग्रुप क्या डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप कहाँ अपोजिट तो ट्रांसफॉर्म, और इसका नाम क्या होता है मैलेइक एसिड, और इसका क्या फ्यूमेरिक एसिड। बना लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, विच कंपाउंड shows geometrical isomerism, which compound shows geometrical isomerism। ये हुआ 3, और एक यहाँ बना दीजिए, ठीक। हम ये पूछे कौन मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, किस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड का होना प्रेजेंट है, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो सब में डबल बॉन्ड है।
दूसरी बात हमने बताया कि जिस एटम पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है उन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम, तो यहाँ पे हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों यहाँ भी डिफरेंट है और यहाँ भी डिफरेंट, तो मतलब इसमें क्या होगा। और इसमें देखिए दोनों मिथिल क्या सेम, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, सेम कहानी हमारी यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दोनों मिथिल और यहाँ पे क्या, दोनों हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा शो नहीं करेगा। तो जो इसका आंसर क्या होगा आपका सेकेंड। ठीक, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ पे होगा जिस कार्बन पे, उस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हमारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, वरना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट इसी में कर लीजिए, इसी में क्यों नहीं शो कर रहे हैं, इसी में नोट करके लिखिएगा। व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच विथ सेम ग्रुप, अटैच विथ टू सेम ग्रुप, देन डज नॉट शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि ये हमारा मॉलिक्यूल जो दिया गया है, ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। एक ही हमारा है, दूसरा हमारा है CH3H, इस तरह से बनाइएगा इसको। ठीक, इसको बना के बताइएगा हमको कल कि क्या है हमारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। कल हम पूछेंगे आप लोगों से, तो इतना करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।